हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज मेंटल हेल्थ। और मैं खुद नहीं बोलना चाहती थी सब कुछ। आई वांटेड टू हैव एन एक्सपर्ट ऑन बोर्ड एंड आई हैव प्रोबब्ली इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट वन। अगर आपने उनकी बुक नहीं पढ़ी तो प्लीज पढ़ो। आई हैव विद मी डॉक्टर सोनाली गुप्ता एंड शी हैज अ बुक व्हिच इज कॉल्ड एंजाइटी एंड यू मस्ट रीड इट। इनको मैं मिली थी ऑलमोस्ट 1 साल पहले एंड आई वाज सुपर इम्प्रेस्ड और तब से मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। So thank you, Sonali, for being on my channel. Thank you so much, Nidhi, for hosting me. I am excited too, and all the kind words. Yes, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मनोवैज्ञानिक हूँ। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि निधि के साथ हम बात कर सकते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। और मेरा खुद का एक मेंटल हेल्थ चैनल है जिसका नाम है मेंटल हेल्थ विद सोनाली। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो बहुत सिंपल वर्ड्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को समझाती हैं। तो प्लीज रीच आउट टू हर एज वेल। जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, अपनी मानसिक इमोशनल वेलबींग की जब हम बात करते हैं, तब एज अ साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक बहुत बार मैंने देखा है कि एक सवाल जो बारी बारी आता है वो है माइंड बॉडी कनेक्शन का। क्योंकि ये चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो मूड हो, चाहे सोने की बात हो, दोनों के बीच में एक कनेक्शन है जिसको लेके बहुत सारी मिथ्स हैं, लोगों को समझ नहीं है। आज हम उससे शुरुआत करेंगे और फिर उसके बारे में आपको फैक्ट्स क्या हैं, क्या स्ट्रैटेजीज है और कैसे आप अपना ध्यान रख सकते हैं, ये सारे कुछ टॉपिक हैं जिसके साथ आज मैं और निधि बात करने वाले हैं आज। तो आप मुझे बताओ डॉक्टर सोनाली कि आपको कैसे लगता है कि माइंड बॉडी कनेक्शन, व्हेन समबडी सेज माइंड बॉडी कनेक्शन एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपको what is your interpretation of it? I think for one of the first interpretation, एक मेरा पहला impression ये है कि that mind body connection is real। तो जैसे जब लोग anxious होते हैं या जिसको हम बोलते हैं घबराहट बोलते हैं, कहीं पे वो घुटन, कहीं पे वो घबराहट वो आपकी बॉडी में भी स्टक हो जाती है। जैसे कि मैंने मेरी बुक में भी बात की और मेरे क्लाइंट्स में भी मैंने बहुत बार देखा है कि 4 बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ पे हमारा स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी फंस जाती है। जैसे कि वो इन द फॉर्म ऑफ हेडेक्स हो, इन द फॉर्म ऑफ बैक एक हो, स्टमक इश्यूज की, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, IBS हो या स्किन रिलेटेड कंसर्न। तो ये बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ तक कि पैंडेमिक में भी, जहाँ अब हम हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, हम हर किसी को कहीं ना कहीं एंजाइटी फील हो रही है। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि उन्हें ऐसे लगता है कि उन्हें बिना कोई कारण के हेडेक्स हो रही हैं या उन्हें बैक में स्टिफनेस लग रही है। तो कहीं ना कहीं जो आपके दिमाग में सोच चल रही है, जो आपको महसूस हो रहा है, उसका असर आपके शरीर पे भी होता है एट द एंड ऑफ इट। आप भी निधि, आप इतने साल से काम कर रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है जब हम माइंड बॉडी कनेक्शन की बात करते हैं, चाहे वो आपके क्लाइंट्स हैं या जो आपने पढ़ा है? और इन ऑल ऑनेस्टी 10 साल से मैं ट्रेनर थी और मुझे बहुत, मतलब मेरा दिमाग बहुत फिजिकल के अंदर था। मैंने इनका कनेक्ट बहुत रिलेट नहीं किया। 5 साल पहले तक मुझे लोग बोलते थे अगर कि ये पेन है या ये पेन है, मैं रियलाइज नहीं करती थी until I had an injury and I started doing yoga। तब भी ऐसा हुआ कि पहले 2 साल जब भी योगा टीचर ने बोला कि आप अपना इमोशन अपनी बॉडी में होल्ड करते हो, मेरे पल्ले नहीं पड़ा। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट कि मुझे नहीं समझ आया। मुझे लगता था ये तो फ्लेक्सिबिलिटी तो बॉडी का एक पार्ट है, इसे आप क्यों माइंड से कनेक्ट करते हो। तो ऑनेस्टली नहीं समझ में आया टिल आई स्टार्टेड टीचिंग योगा एंड आई स्टार्टेड, मतलब बहुत सारी बॉडीज के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि कहीं ना कहीं आपके इमोशनल वेलबींग आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट करता है। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि मेरे से कभी एक आसन होता है जिसमें आप पीछे से अपना हाथ पकड़ते हो, नटराज। तो फुल नटराज मुझसे कभी नहीं हुआ। मैं हमेशा ये सोचती थी क्योंकि मेरी बैक, मेरे शोल्डर्स चौड़े हैं,
है, वो वेट ट्रेनिंग कर लिया है, वही जो अपना साइंटिफिक लॉजिक है मैंने बहुत देने की कोशिश की और मैंने कन्विंस कर लिया ये मेरे बस की चीज है। और मैंने कभी एक्टिवली अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे वो पोज रीच करने की कोशिश नहीं करी। एंड दिस इज टिल 2018। उसके बाद मैं एक मेडिटेशन रिट्रीट पे गई जहाँ वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, मतलब 2 हफ्ते आप दुनिया से डिस्कनेक्ट होके जंगल में अकेले विद योरसेल्फ बात नहीं करनी किसी से। और वो आई वॉज गोइंग थ्रू इमोशनली समथिंग, इसलिए मैं वहां गई थी सो दैट यू नो मैं अपने थॉट्स को रिकलेक्ट करना चाहती थी। और वहां पे बहुत सारी चीजें हुई, लाइक मुझे अपने बारे में बहुत सारी रियलाइजेशन हुई। मैं वहां से वापस आई, मैंने एक्टिवली कुछ भी नहीं किया। सडनली मैं किसी के साथ शूट कर रही थी और मैंने बोला एक सेकेंड, एक चीज ट्राई करते हैं। एंड आई वाज सो सरप्राइज कि मैंने वो बिना कभी अटेम्प्ट किए ट्राई किए, मैंने फुल नटराज किया। और मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि यहाँ पे एक इमोशन था जो स्टक था बचपन से, वो निकला एंड इट ओपनड अप। सो नाउ आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि आप अपनी बॉडी में होल्ड करते हो एंजाइटी, इमोशन, ट्रॉमा कहाँ होल्ड होता है वो उनको नहीं पता। अब वो कैसे निकलता है वो एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप फिजिकल पे कोशिश करते रहो, कई बार वो फिजिकल करने से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो एक इमोशनल स्टक है, वो एक इमोशन है जो स्टक है। हम चक्रास में, बंधास में सारी बातें करते हैं, लेकिन पढ़ने में और अपने ऊपर एक्सपीरियंस करने में ना बहुत फर्क होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली ये है कि हाँ, ये बात सच है कि आप अपने इमोशंस को अपनी बॉडी में होल्ड करते हो, बट रियलाइज आपको तभी होगा जब आप वो निकाल पाओ। तब तक आपको लगेगा नहीं ये बॉडीली पेन है, बट वो बॉडी नहीं है, वो माइंड है जो आपको दर्द कर रहा है। तो ट्रू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। और जैसे निधि ने बोला, मेरा भी निधि वही एक्सपीरियंस रहा है कि कहीं पे हम ये बात नहीं करते इतनी, पर कहीं पे हमारे इमोशंस, ट्रॉमा भी, चाहे वो बचपन के हों, वो सालों से हमें पता भी नहीं होता और वो स्टक रह जाते हैं। और कहीं पे जैसे आपने कहा, उसको हम भी जैसे थेरेपी में बोलते हैं कि कितनी बातें हैं जो आप थेरेपी में काम कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ जैसे एक्सरसाइज है वो आपको ट्रॉमा रिलीज करने में भी, वो आपको एंजाइटी रिलीज करने में भी काफी हेल्पफुल है। यहाँ तक कि जैसे कि जब लोगों को लग रहा है कि जैसे कि उन्हें ऐसे लग रहा है कि उन्हें पैनिक अटैक आ रहा है, जैसे कि, तो वो पैनिक अटैक के सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे लेबर्ड ब्रीदिंग हो रही है, या ऐसे लग रहा है कि कुछ हो जाने वाला है, डिजीज जैसा, चक्कर जैसा उन्हें लग रहा है। तब एक टेक्निक है जो मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ, वो है बेली ब्रीदिंग। कि आप बेली ब्रीदिंग करोगे तो आप काम डाउन हो जाओगे, और आपकी वो जो एंजाइटी है जो बॉडी में स्टक है, आपकी बॉडी नेचुरली गोज इन अ स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन दैट टाइम। सो एज यू राइटली सेड कि बहुत सारी बातें हैं जहाँ पे एक्सरसाइज, आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग, इन दोनों की इंटरसेक्शन, मेल जोल होना चाहिए। अगर वो होता है तो ही काम आगे जा सकता है। या ट्रूली ना, बिकॉज हम कई बार कोशिश करें, क्योंकि हम बचपन से ट्रेंड है फिजिकल वर्ल्ड की तरफ, तो हम अपनी 5 सेंसेस पे ही ध्यान देते हैं, और हम अपनी 5 सेंसेस में माइंड कई बार इंक्लूड नहीं करते, बिकॉज हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये फिजिकल वर्ल्ड है, इसको ऐसे ही चलना है, मेहनत करेंगे, दुनिया स्ट्रेट लाइन में चलती है। बट कभी कभी दैट्स व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड, दैट a very big part of being human is having emotions, and if we are complicated in that front, तो वो सब कुछ सीधी तरह नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इमोशंस पे काम करना is very important along with everything else. तो मैं ये नहीं कहूंगी कि physical well-being important नहीं है, वो भी important है, but unless it's backed up with the good mental well-being, you're still not healthy. And I think you put it very beautifully that both tie into each other, and we have to figure when कहाँ इनका मेल जोल काम कर रहा है, और कौन से टाइम है जब दोनों का कहीं पे डिवाइड हो जाती है, and then how do we navigate that? So, Dr. Sonali, I have a question for you. बहुत commonly, I think मेरे पे जितनी बारी मैं कभी ask me anything करती हूँ ना, सबसे ज्यादा common question आते हैं 2. One is that I am not motivated to work out, right? And secondly, a lot of people seek exercise as a means of treatment for anxiety and depression. So आप इस पे थोड़ा
हमें एजुकेट करेंगे कि कहाँ, हाउ डू यू रिकग्नाइज दैट इट्स नॉट लैक ऑफ मोटिवेशन बट आपको थेरेपी चाहिए। तो मतलब पहली बात तो इनका रिलेशनशिप क्या है, एंड सेकेंडली अगर हाउ डू वी गेट टू नो, अ कॉमन मैन कैसे पता लगाए कि वो जो फील कर रहे हैं उसके लिए उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। थैंक यू फॉर आस्किंग दैट, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा या करूंगी तो मेरा डिप्रेशन क्या चला जाएगा, या मैं अगर सिर्फ मैं हर रोज ये वॉक करूं 45 मिनट, एक्सरसाइज करूं, ट्रेडमिल करूं, जिम में जाऊं तो क्या मेरी एंजाइटी चली जाएगी। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं। आई थिंक ये जरूरी है समझना कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी एंडोर्फिन सेक्रीट करती है, जिसकी वजह से, जिसको हम बोलते हैं, वो आपके फील गुड हार्मोन्स होते हैं। आपको इसीलिए आप चाहे योगा प्रैक्टिस करो, चाहे जब मैं टाई ची करती थी या जुम्बा करती थी, उसके बाद एक एनर्जाइज्ड फीलिंग, एनर्जाइज्ड ऐसे लगता है कि आपको एक न्यू एनर्जी मिली है, आपको एक तरह से खुशी भी महसूस होती है। एक तरह से योगा कई बार करते थे तो सेंटर्ड महसूस होता था। एट द सेम टाइम कई बार जब आपको, जैसे कि डिप्रेशन है, जब आपका मूड बहुत लो है, सैड है, उसका एक सिम्टम भी ये होता है कि आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, कि आपको कोई भी चीज जिसमें पहले इंटरेस्ट था वो भी अभी इंटरेस्ट नहीं कर पाती। और उसका एक सिम्टम ये भी होता है कि आपकी मोटिवेशन अफेक्ट हो जाती है। तो आप वहां पे एक न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस है, और जहाँ पे वो डिप्रेशन है, आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, कई बार क्लाइंट्स इतनी बुरी हालत में होते हैं कि वो बेड से भी नहीं निकल सकते। तो एक्सरसाइज करने के लिए तो अलग ही फिर मोटिवेशन चाहिए। जब आदमी बेड से भी नहीं उठ सकता है, वो एक्सरसाइज कैसे कर पाएगा उस टाइम पे। तो वहां पे ये समझना जरूरी है कि एक्सरसाइज आपका डिप्रेशन का हल नहीं है। आपको एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जो समझ सके कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ ट्रिगर्स थे क्या, या एक न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस है। जब तक वो करेक्ट नहीं होगा, उस टाइम तक एक्सरसाइज विल नॉट बी एबल टू डील विद द प्रॉब्लम एट द सोर्स। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे भी 1 या 2 दिन, वो तो सिर्फ बैंडेड लगाने की बात है कि आपने जख्म पे बैंडेड लगा दी, पर जो जख्म कहाँ से हुआ था आप सोच तक नहीं गए उसके। और यहाँ तक कि इवन अगर चाहे आपको एंजाइटी है, कई बार आपकी घबराहट इतनी है कि आपको उसकी वजह से लेथार्जी, थकावट तक लगने लगती है, आप यू कैन नॉट इवन गेट योरसेल्फ टू अ स्टेट टू एक्सरसाइज। आपकी एक्सरसाइज नहीं हो पाती क्योंकि आपकी सारी एनर्जी इसमें जा रही है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। आपका माइंड ओवर एक्टिव, एक फास्ट ट्रेन की तरह है जहाँ पे सोच बारी बारी आ रही है। आप अगर एक्सरसाइज करने की भी कोशिश करते हैं, चाहे योगा है, चाहे मेडिटेशन है, आप तो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे। चाहे आपको एक, जब योगा में हम पोज होल्ड करते हैं तो एक स्थिरता चाहिए होती है ना, जब इतनी दिमाग में सोच चल रही है तब तो हम वो पोज भी नहीं होल्ड कर पाते हैं। और ये जरूरी है जानना कि कभी हम अपने आप को नहीं ब्लेम करें, और एक्सरसाइज को हर बात का वन सॉल्यूशन फिट ऑल बनाना इज अ प्रॉब्लम। एक्सरसाइज इज नॉट अ फिट ऑल सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। एट द सेम टाइम जब क्लाइंट्स थेरेपी में हैं, जब उनकी एंजाइटी थोड़े हद तक कम हो गई है, उन्होंने डील करना शुरू कर दिया है, एट दैट टाइम एक्सरसाइज कैन बी अ ब्रिलियंट टूल टू मैनेज, जो मैंने और निधि ने आगे बात की, कि जब एनर्जी स्टक है बॉडी में, जैसे किसी को पैनिक अटैक जब भी हो रहा है, तब एट दैट पर्टिकुलर टाइम लाइक समथिंग लाइक अ बेली ब्रीथिंग, और जब आपकी एंजाइटी थोड़ी मैनेज हो गई है, तब लोग वॉक के लिए जैसे जाते हैं कई बार, तो उनको ऐसा लगता है जैसे वो चल रहे हैं, उनकी एंजाइटी थोड़ी हद तक कम हो रही है। जब आपकी एंजाइटी इतनी ज्यादा नहीं है, इट इज लो टू मॉडरेट, तब एक्सरसाइज वर्क। जब इट इज मॉडरेट टू हाई, इट विल नॉट वर्क। ऑल्सो जब आपका डिप्रेशन नहीं आइडेंटिफाई हुआ है कई बार, तब एक्सरसाइज इज नॉट योर ओनली सोल्यूशन। आपको ये एक है
हम जैसे बोलते हैं कि आपको लाइफ में जरूरत होगी कई बार ऑफ एक्सरसाइज एंड थेरेपी. इट इज नॉट ईदर और. अगर आपको डिप्रेशन या एंजाइटी है, जो जैसे हम बोलते हैं क्लिनिकल सेंस में क्लिनिकल डिप्रेशन है, या आपको क्लिनिकल एंजाइटी है, वो ईदर और नहीं है, वो एंड है कि आप एक्सरसाइज भी करो और आप थेरेपी भी करो. आप ये दोनों साथ में मिलके करो. एब्सोल्युटली, वो बैलेंस जरूरी है और क्योर करने के लिए. कंप्लीटली आई थिंक इट्स रिक्वायर्ड कि आप दोनों ही करो. और कई बार ऐसे भी होता है ना निधि, जैसे एंजाइटी, घबराहट तो हमारी कभी जाती नहीं है, पर हम उसे क्योर नहीं कर पाते, पर हम उसे मैनेज कर लेते हैं. तो कई बार जैसे कि आपकी बहुत सोच चल रही है और कितने लोगों को लगता है कि वो उस टाइम पे अगर वो एक्सरसाइज करें तो उस टाइम पे वो सोच की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है. इतनी बारी बारी वो सेम थॉट आपके दिमाग में नहीं आती है. आपको कहीं पे एक्सरसाइज करते हुए आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है, आपका फोकस इनवर्ड शिफ्ट होता है. आपके कुछ ऐसे क्लाइंट एक्सपीरियंसेस हैं जो आप शेयर करना चाहोगे निधि? डेफिनेटली है. अच्छा, योगा में हम लोग करते हैं विन्यासा. अब विन्यासा में क्या है, आपका फोकस इज ऑन पोस्चर, ब्रेथ, दृष्टि. तो मतलब अगर मेरा ध्यान ऐसे है कि अगर मुझे यहाँ देखना है, हाफ ब्रेथ में ये पोज फटाफट से बनाना है और फिर वहां देखना शुरू करना है, और अगली ब्रेथ में हाफ ब्रेथ में कहीं नीचे जाके दूसरा पोज बना के कहीं और दृष्टि शिफ्ट करनी. तो बेसिकली क्या है ना, तभी इसको हम मूविंग मेडिटेशन बोलते हैं ना, बिकॉज आपका फोकस जो है, आपका चारों पांचों सेंसेस का फोकस देखिए आप. यू आर पुटिंग ऑल योर 5 सेंसेस इन व्हाट यू आर डूइंग. सो योर माइंड इज वेरी बिजी डूइंग एवरीथिंग. तो अगर वो ये सब कर रहा है तो पीछे वो जो बैक ऑफ द माइंड में क्लटर चल रही थी वो ऑटोमेटिकली बंद होने वाली है. तो तभी बहुत सारे लोग एडिक्टेड हो जाते हैं ना योगा से भी. तो बोलते नहीं हमें यही करना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है. आप म्यूजिक भी नहीं चला सकते, बिकॉज आपको यही करना है. हाफ अ ब्रेथ ऊपर नीचे, फिर आगे, उधर देखो, नीचे देखो, हाफ अ ब्रेथ इधर, यू नो, इनहेल गो अप, एक्सहेल गो डाउन, लुक हियर. तो दिस सो मच टू डू. मतलब आप ये सोचो हाफ ब्रेथ का कितना सेकंड होगा. बहुत गहरी ब्रीदिंग भी करोगे, 10 सेकंड है आपके पास. In 10 seconds, you have to quickly do everything. You can't focus anywhere else. And that is why it's a moving meditation. Because अगर आप 1 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हो जहाँ पर आपका सारा ध्यान अपनी पोज के ऊपर है, तो आप कुछ और सोचोगे नहीं. So after 1 hour, you feel like you meditated. Yes, absolutely. And I think यही एक बात बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि जब हमें बहुत घबराहट हो रही है, क्या हम मेडिटेट कर सकते हैं, जो योगा भी करते हैं बोलते हैं, या हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं. तो आई थिंक जो आपने एग्जांपल दिया, आई थिंक वो शायद लोग जिनकी एंजाइटी ऑन द लोअर साइड है वो कर सकते हैं. जब आपकी घबराहट ही बहुत ज्यादा है, जब आपको बहुत बेचैनी महसूस हो रही है या घबराहट महसूस हो रही है, आप वो हाफ ब्रेथ नहीं कर पाओगे. आप उस टाइम पे ना ही डीप ब्रीदिंग काम आती है, ना ही उस टाइम पे मेडिटेशन होती है, क्योंकि सोच इतनी फास्ट चल रही है कि आपको ओवरवेलमिंग सेंस लगने लग जाती है. इसलिए हम हमेशा लोगों को बोलते हैं कि ये रिकॉग्नाइज करना जरूरी है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ कमी है, आपको मेडिटेट करना नहीं आता या आपको एक्सरसाइज करनी नहीं आती है. इसका मतलब ये है कि माइंड जब थोड़ी स्थिरता होगी, थोड़ा सेटल्ड होगा, तभी आप वो एक्सरसाइज या डीप ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट कर सकोगे. इसीलिए, और जो जैसे निधि बोल रही है, वो अगर आपकी एंजाइटी लो है, उन सारे टाइम पे जब आपकी ब्रीदिंग स्लो होती है, आपकी थॉट्स भी स्लो होने लगती है. वही बेली ब्रीदिंग का भी प्रिंसिपल है कि हम जैसे कि जब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारे एब्डोमिनल मसल्स पे, तब भी वो ये है कि जैसे हम वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम बॉडी पे ध्यान फोकस करते हैं, उस टाइम पे हमारी घबराहट धीरे धीरे कम होने लगती है. तो इसीलिए ये
कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी याद रखनी जरूरी है कि जब बहुत घबराहट हो, बहुत एंशियस हो तो मेडिटेशन नहीं काम करेगी। ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद करनी चाहिए कि तब डीप ब्रीदिंग से काम नहीं होता, शायद घबराहट और बढ़ जाएगी। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है मेडिटेशन के लिए, एंड आई वुड वांट टू एलैबोरेट ऑन दैट। ये मेरे से बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि लॉट ऑफ पीपल थिंक कि स्ट्रेस हो रहा है तो मेडिटेशन करके वो काम हो जाएगा, एंड इन ऑल ऑनेस्टी आप एक्सपीरियंस मेडिटेटर भी होना तब भी नहीं होगा, एंड नहीं होगा बिकॉज यू कांट यूज मेडिटेशन एज अ टूल टू किल योर थॉट्स, बिकॉज दे बोथ आर ऑपोजिट। एंड अगर आप मुझसे पूछो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट मेडिटेशन, मैं हमेशा बोलती हूँ सुबह उठते ही, बिफोर यू इवन पिक अप योर फोन। क्यों? क्योंकि आप जब स्लीप स्टेट से उठ रहे हो तो आप काफी हद तक थॉटलेस होते हो ऑलरेडी, व्हेन यू आर हाफ स्लीपी, राइट, व्हेन यू आर ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ दैट, बिकॉज वो एक्टिव थॉट्स आए नहीं है, याद नहीं आया कि मुझे इस चीज की टेंशन है, और दीज आर थिंग्स दैट वरी मी। बिफोर यू ओवरवेलम योरसेल्फ विद एनी थॉट्स, दैट इज व्हेन यू कैन सिट विद योरसेल्फ। और अगर आप ऑलरेडी उस स्टेज से, आप बोलो ना कि जब हमें एंजाइटी या पैनिक अटैक होना शुरू होता है, जब हम रिकग्नाइज करना शुरू कर देते हैं कि हाँ अब मेरी फीलिंग डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रही है, और अगर आप तब कोशिश करो कि मैं मेडिटेट करूं, वो नहीं होगा, आप बैठे रहोगे सिर्फ। मेडिटेशन में भी वो स्वीट फीलिंग दैट यू गेट नहीं आएगी, क्योंकि मेडिटेशन इज नॉट अ टूल टू काम यू डाउन, इट्स अ प्रैक्टिस टू काम यू डाउन। सो देयर इज अ डिफरेंस। जैसे आपने भी बोला ना कि अब योगा वो नहीं कर पाएगा, दोनों में ये डिफरेंस है। इट्स माय अंडरस्टैंडिंग अगेन दैट ये सारी चीजें ना फिक्स नहीं है, ये प्रैक्टिस है। तो अब प्रैक्टिस में और फिक्स में क्या फर्क है कि यही बात है कि आप अगर जैसे मैं, आई मीन न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल, so if I already have blood pressure, I've already started to have thyroid, you know, तो अब मैं गोइट्रोजेनिक फूड या फिर ब्लड प्रेशर वाले हाई सोडियम फूड को अवॉइड करना cannot be a cure, it's a practice. So if I have to do meditation or workout, I can't do it to fix my problem, I have to make it a practice. So that means whether I'm anxious or not, whether I'm, तो मतलब मेडिटेशन आपको हैप्पी टाइम में भी करनी चाहिए, तब वो बेनिफिशियल होगी। तो अगर आप उसको इलाज ढूंढ रहे हो, वो आई थिंक दैट्स व्हाट यू आल्सो मेंट, राइट? इट्स नॉट अ फिक्स, इट्स अ प्रैक्टिस। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक कि आपने बहुत ब्यूटीफुली उसको यू हैव पुट इट अक्रॉस कि चाहे हम जैसे बोलते हैं कि माइंडफुलनेस की भी जब बात करते हैं, वो सिर्फ मेडिटेशन या चैंटिंग या माइंडफुली खाना नहीं है, आपको उसको एक लाइफस्टाइल, एक प्रैक्टिस बनाना है। एग्जैक्टली जैसे निधि ने कहा, जब हम उसे एक प्रैक्टिस अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाते हैं, जैसे जब क्लाइंट्स उनकी थेरेपी खत्म होती है या होने वाली होती है, मैं उन्हें बोलती हूँ एक खत्म होने का, थेरेपी खत्म होने का एक हिस्सा ये भी है कि वो एक्सरसाइज आपका लाइफस्टाइल बन जाए। वो ये नहीं है कि हम तभी एक्सरसाइज करें जब हमें घबराहट शुरू हो, जैसे आपने कहा। और जब हम मेडिटेट कर रहे हैं, चाहे आपने कितने साल मेडिटेट किया हो, सोच तो आती जाती ही रहती है, वो तो वाटरफॉल ऑफ थॉट्स है, वो कहीं ये नहीं है कि वो जाएगी। द पॉइंट इज आपकी अवेयरनेस ऑफ योर थॉट्स, वन। सेकेंड, जब आप माइंडफुल होते हैं, आप मेडिटेट कर पाते हैं, आप सीखते हैं कि कैसे आप रिस्पॉन्ड करें वर्सेस रिएक्ट। आपको समझ आ जाती है कि कहाँ रिस्पॉन्ड किया जा सकता है और कहाँ कुछ नहीं बोलना चाहिए। हमारे रिएक्शंस थोड़े कंट्रोल्ड हो जाते हैं। पर मेडिटेशन भी एक आपको करके, जैसे एक्सरसाइज से है और जिस बात से हमने शुरुआत की, माइंड बॉडी कनेक्शन, आपको वहां पे भी मेडिटेशन भी एक माइंड बॉडी कनेक्शन है। अगर आपको आपकी ब्रेथ को ऑब्जर्व करने की, वॉच करने की आदत नहीं है, तो अगर आप पहली बार जब उसे ऑब्जर्व करेंगे, योर ब्रेथ विल बिकम काइंड ऑफ शाई, वो शर्मा जाएगी, आपको लगेगा कि शायद मेरी ब्रीदिंग नहीं हो रही है, कुछ बदल गया है, मैं ध्यान नहीं दे सकता या मैं दे सकती। क्योंकि वो तो ब्रीदिंग, तो जब हम बात कर रहे हैं, मैं और निधि, हमारी ब्रीदिंग तो अपने आप चल रही है ना,
और अभी यहाँ पे आके हम सडनली बोलें कि चलो अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो, तो वो आपको धीरे धीरे एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चाहे आप अपने आप को ब्रीदिंग से एंकर करें, चाहे आप अपने आप को और किसी एक ऑब्जेक्ट से एंकर करें, किसी से भी करें। द पार्ट इज कि कैसे मेडिटेशन को, एक्सरसाइज को एक लाइफस्टाइल बनाएं और एक प्रैक्टिस बनाएं, अ रिचुअल फॉर आवर वेलबींग, रादर देन वो एक फिक्स या बैंडेड जिससे सारी प्रॉब्लम। और वही थेरेपी के लिए भी ट्रू है कि आप खुद आपको खुद को पता है आपके लिए क्या काम करता है। एंड लर्निंग टू रिकॉग्नाइज, अ पार्ट ऑफ थेरेपी इज लर्निंग टू लिसन टू योर ओन बॉडी। और एक्सरसाइज भी वही कराती है ना निधि, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट्स को, या न्यूट्रिशनिस्ट हो, आप अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलते हो ना, लर्न टू लिसन टू योर ओन बॉडी एंड माइंड बोथ। कोई और नहीं बता पाएगा आपको, वो तो आपका अपना एक्सपीरियंस है। वही जैसे हम फूड के लिए भी तो सेम फीडबैक देते हैं ना, कि बॉडी तो आपको बता रही है उसको क्या चाहिए, हम सुन पा रहे हैं कि नहीं। दैट्स कैन आई फोकस इट इनफ कि मुझे पता चले मेरी बॉडी अब मुझसे क्या मांग रही है। मैं जैसे अब आपने माइंड बॉडी कनेक्शन बोला, मैं माइंड मसल कनेक्शन की ना बहुत बार बात करती हूँ, ऐसे वेट ट्रेनिंग में हम बात करते हैं ना माइंड मसल कनेक्शन। और लोग बोलते हैं मतलब ये कैसे फील करना है। समटाइम्स ऐसे आंखें बंद करके वेट करो, मालूम चल गया तुमको फॉर्म क्या है ना, आंखें बंद करो और वेट करो, बिकॉज इफ यू फोकस इनफ यू विल फील योर मसल्स स्क्वीजिंग इन। बट अगेन वही है ना कि हम अपना माइंड कितना इन्वॉल्व कर पा रहे हो आप अपनी बॉडी में। तो जैसे आपने बड़ी ब्यूटीफुली बोला कि मेडिटेशन भी आपको ब्रेथ ही तो फील करनी है। एंड सडनली जब आप ब्रेथ फील करने लग जाते हैं, आप नोटिस करोगे कि मैं नेचुरली ब्रीथ नहीं कर रही, अब मैं फोर्स कर रही हूँ ब्रीदिंग। ठीक है, हम सबके साथ हुआ है। या अब मुझे लगता है कि अब मैं फोर्स कर रही हूँ, नाउ आई एम फोकसिंग ऑन इनहेल एक्सहेल। और शुरू में जब आप मेडिटेट करना शुरू करते हो, सडनली अभी मैं अपनी हार्ट बीट नहीं सुन सकती, 2 मिनट बैठूंगी, सडनली मुझे हार्ट बीट सुनना शुरू हो जाएगी, सडनली मुझे वो सेंसेशंस हर जगह आना शुरू हो जाएंगी कि मेरी ब्लड सर्कुलेशन हो रही है। वही बात है, ये चीजें हो तो रही हैं, दे आर हैपनिंग ऑलरेडी। तो जैसे अब मसल का भी माइंड बॉडी मसल कनेक्शन इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, बट कैन यू फोकस ऑन इट एंड कैन यू पुट योर माइंड टू इट। एंड हम लोग को ये तो पता ही है कि हम लोगों ने सबकॉन्शियसली ट्रेन करा है अपने माइंड को कि 90% वो नेगेटिव नहीं रहता, जो चीज बुरी हुई है नहीं रहेगा। So basically idea of meditation also, if you deeply go into it, it's not to reach anywhere, it's to reach in a space where you can be neutral about things, good or bad. I treat them as equal. That is the idea of meditation. So meditation में भी हम sensations को, thoughts को आने देते हैं, लेकिन उसके लिए जो reaction है वो खत्म कर देते हैं कि नहीं आ रही है thought, okay, I'm not going to say oh। तो अगर मेडिटेट करते हुए भी अगर ये सोचते जाएं कि नहीं मुझे नहीं सोचना, then you are not meditating. Yes, right? So the whole idea of all of this, basically yoga भी, when I say योग, most लोगों को लगता है कि वो ये एक्सरसाइज वाला योगा है ना, ये जब तक वो इंस्टाग्राम वाला पोज नहीं करा योगा थोड़ा ना। but actually yoga is a spiritual practice also, and उसमें asana practice is a part where yogis used to, मतलब आसना प्रैक्टिस का बेसिकली आइडिया ये है कि आप बॉडी कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि अगर आप बॉडी नहीं कंट्रोल कर रहे हो तो माइंड कंट्रोल करना मुश्किल है। देन दैट इज व्हाई द प्रैक्टिस इज कि पहले वो आप क्लीनिंग योर बॉडी, गिविंग अप थिंग्स, प्रत्याहार, टेस्ट को भूल जाओ, फिर योगासना करो, उसके बाद प्राणायाम पे जाओ, आप ब्रेथ को कंट्रोल करना सीखो, फिर ध्यान पे जाओ, फिर मेडिटेट करना सीखो, उसके बाद क्या होगा, यू रीच समाधि। What is that? It is when I become so calm that I don't have any reaction to anything. So this is a spiritual path. अब आप इसको योगा बोल लो, हर एक रिलीजन में भी इसका एक मेंशन है। So mental health is taken care of that way, but it's a very difficult thing to do because हम तो modern world में distractions के साथ जी रहे हैं. There is so much happening around us. So I think that's where the balance is, right? Yes, and I think at the same time there are some mental health concerns
जिन्हें दवाई की जरूरत है, जैसे आपका डिप्रेशन ज्यादा है, आपको पीटीएसडी है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, आपकी सिवियर एंजाइटी है, उन सब के लिए आपको शायद खाली थेरेपिस्ट से भी काम नहीं होगा, आपको साइकाइट्रिस्ट चाहिए होगा, दवाई भी चाहिए होगी, एक्सरसाइज भी, आपको ये सब चाहिए. दीज आर exercise is a good practice to develop, and you know, once you develop that practice, the practice can be used from a preventive lens, कि वो आपको एक प्रिवेंटिव टूल भी आपका बन जाता है. हम जैसे बच्चों को भी बोलते हैं, टीनेजर्स को, कितनी बार अपनी खुद की पर्सनल हेल्थ के लिए, बर्नआउट के लिए मैं रेगुलरली वॉक के लिए जाती हूँ, योगा भी करती हूँ, टाइची भी करती थी पहले. पॉइंट इन सबका यही है कि प्रिवेंटिव पर्सपेक्टिव से एक सर्टन स्टिलनेस, एक स्थिरता रहे, और वो याद रखना जरूरी है. पर एट द सेम टाइम हमें ये, चाहे वो थेरेपी हो चाहे एक्सरसाइज, इनकी भी अपनी लिमिटेशंस है, उन्हें भी याद रखना चाहिए. आप किसी को अगर ये जो डिप्रेस्ड है, आप उसे बोलो कि अरे एक्सरसाइज करो सब ठीक हो जाएगा, नहीं, ये आप मत बोलिए. उन्हें ऐसे लगेगा कि शायद उनमें कुछ कमी है, या कोई बहुत बड़े ट्रॉमा से जा रहा है, या बहुत उन्हें घबराहट हो रही है, पैनिक अटैक हो रहा है, और आप उन्हें बोलें कि आप अरे बस ब्रीदिंग कर लो, प्राणायाम कर लो, आप ठीक हो जाओगे. नहीं, वो इतना आसान नहीं है. शायद वो आपके लिए आसान है पर दूसरों के लिए नहीं. निधि, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि जब मैं बेली ब्रीदिंग की बात करती हूँ, कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं पैनिक अटैक के टाइम पे, और पैनिक बढ़ जाता है. और मेरा एक्सपीरियंस भी यही रहा है कि वो फास्ट आप ब्रीदिंग करोगे, जैसे जैसे प्राणायाम जैसा एकदम फास्ट, तो आपका पैनिक बढ़ेगा ही. मेरे हिसाब से अगर एक टेक्निक है जो काम करती है, वो है बेली ब्रीदिंग. आपको लगता है कि आप जो सुन रहे हैं उनको आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि बेली ब्रीदिंग कैसे की जा सकती है? आपने बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट बोला, बिकॉज अगेन वो ये ना, टर्मिनोलॉजी जब लोकली यूज होने लग जाती है तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग भी खत्म हो जाता है. तो अब क्या है कि हर एक कोई प्राणायाम को एसोसिएट करता है कपालभाति से. अगर नहीं पता है किसी को तो प्लीज उसे गूगल कीजिए. कपालभाति एक्चुअली प्राणायाम में भी नहीं आती है, वो षटक्रिया में आती है अकॉर्डिंग टू योगा. बट इट बेसिकली, कपालभाति योगा में भी बोलते हैं कि दोपहर के बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्लीप खराब कर देती है. क्योंकि कपालभाति सपोज टू इंक्रीज योर हार्ट रेट, बिकॉज आप उसमें एक्टिव बेली ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं, एक्टिव एक्सहेलेशन कर रहे हैं यूजिंग योर एब्डोमेन. यस. तो वो आप बेसिकली, कपालभाति का मतलब है स्कल क्लीनिंग. तो दैट बेसिकली मीन्स कि जब आप वो करोगे तो आपकी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगी. तो अगर आप ऑलरेडी एंशियस हो, हार्ट बीट ऑलरेडी तेज है, और आप कपालभाति कर रहे हो, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है उसकी, तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. इनफैक्ट उससे बढ़ेगी, एंजाइटी भी बढ़ेगी एंड हार्ट बीट भी और तेज होगी. सो दैट एब्सोल्युटली शुडंट बी डन. अब आप जो बोल रहे हो बेली ब्रीदिंग है, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं. यूजुअली योगा में हम सारी ही बेली ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि हम अपने डायफ्राम को एक्टिवली यूज करते हैं. अब क्यों करते हैं, एक थोड़ा सा साइंटिफिक बैकिंग देना चाहूंगी इसको. जब आप कोई आसन कर रहे हो, जैसे कोई चीज जो बहुत मुश्किल है, जहाँ पे आपका हाथ कहीं अड़ा हुआ है या जो भी है, मतलब आपकी बॉडी उस टाइम स्ट्रेस में है, तो हम बेली ब्रीदिंग इसलिए करते हैं ताकि जब वो स्ट्रेस हो रहा है, फिजिकल स्ट्रेस, तो मेरी बेली उसको काम डाउन करेगी. स्थिरता जो है आसन में लाने के लिए आप बेली ब्रीदिंग करते हैं, तो आप स्लो ही करते हैं उसको. अब अगर आपको एंजाइटी ऑलरेडी है, तो आप जैसे बोल रहे हो बेली ब्रीदिंग आप कर सकते हो, बॉक्स ब्रीदिंग आप कर सकते हो. व्हेन यू काउंट 1 2 3 4, इनहेल, hold it, exhale on 1 2 3 4, and then again hold it empty for 1 2 3 4. Again, it's very easy to do. But एक जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा काम करती है, at least for me, and especially at night when I can't sleep, is it's called Bhramari Pranayam. Again, use आपने अपना belly ही करना है. लेकिन आप कैसे करते हो कि अगर आप ओम भी चैंट करते हो, तो उसमें होता है आ ऊ मा. आ comes from the belly, U comes from the chest, and म हम मुंह बंद करके एक हमिंग साउंड निकालते हैं, तब करते हैं.
तो अगर आप ट्राई करना चाहो, यू कैन आल्सो ट्राई विद मी. यूज योर थम्स एंड पुट इट ऑन द फ्लैप ऑफ द ईयर. यहाँ पे अभी तो हमने ईयरप्लग पॉड लगा रखे हैं, नहीं सुनाई देगा, बट इफ यू प्रेस इट डाउन, तो आपको जब हियरिंग बंद होएगा ना, तो योर एक्सहेलेशन विल बी echoing in your head, and it's a sweet echo. So you can do this and then use your index finger on the temple, middle finger on your eyes, nose के साथ ring finger, and you basically it's an indication. मैंने sight senses check कर दिया. अब inhale कीजिए deep belly, fill your belly up with all the air you can, and when you exhale, make that humming sound. You do it twice, and when you open your eyes, you know you already be calm. and बहुत slow करनी. या अगर मैं इसकी जगह कपालभाति करूँ, which is like absolutely opposite. एब्सोल्युटली. और वही निधि, जैसे कि आप बेली ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, तो जब आप इनहेल कर रहे हैं तब आपका एब्डोमेन बैलून की तरह आगे की तरफ बढ़ रहा है, राइट? और जब आप एक्सहेल करते हैं तो अंदर की तरफ जाता है. धीरे धीरे आप अपनी बेली बटन को स्पाइन की तरफ लेके जाएं, एंड यू यूज योर बेली एज अ बलून, लाइक अप एंड डाउन. यस. एंड वो चाहे आप बेसिक सिर्फ उस पे, अगर आप आंख बंद करके भी लोग उसको कॉन्सेंट्रेट करें, सिर्फ बेली ब्रीथ, सिर्फ उस पे हाथ रख के वो बैलून की तरह आगे बढ़ रहा है, फिर वो अंदर की तरफ जा रहा है, जैसे आपने कहा स्पाइन के, वो भी इनफ होता है टू बिगिन फॉर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद एंजाइटी. एंड जैसे आपने करेक्टली कहा कि वो जो कपाल भाती जैसा जो करते हैं, उससे घबराहट बढ़ेगी, कम नहीं होगी. Absolutely. वो वैसे भी अगर आपको घबराहट नहीं भी है, तब भी आपको दोपहर बाद नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपकी स्लीप डिस्टर्ब कर देगा. तो ऑलरेडी हाँ. और शायद ये सारी बातें हैं कुछ जो लोगों को, जिसके बारे में पता नहीं है या जिसके बारे में लोगों को अंदाजा भी नहीं है. अगर ऑन अ पार्टिंग नोट, if you have to say 2 tips to people, what would those 2 tips would be from your end? मेरे एंड से तो यही टिप है कि आप, जैसे हमने पूरी डिस्कशन में बोला है, कि आप एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन को क्योर मत सोचो. ये तो लाइफस्टाइल है, वो तो आपको करना ही है, चाहे आप खुश हो, सैड हो, या कुछ और चल रहा है लाइफ में. इसको आपको एक बेस लेवल लेके चलना है कि जैसे खाना खाना जरूरी है, वैसे ही एक्सरसाइज करनी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वो आपकी बॉडी की नेचुरल फिजियोलॉजी है. मूवमेंट, ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो बने ही थे, हमारी बॉडी बनी है मूव करने के लिए, वो तो आपको करनी ही है. जहाँ तक मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की बात आती है, ये अगेन इट्स अ प्रैक्टिस टू इम्प्रूव योर ओवरऑल लाइफ. इट्स नॉट अ क्योर. व्हेन यू आर एट, मतलब जब आप अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे हो, तब आप उसको एज अ क्योर ढूंढोगे, तो आई थिंक वो गलत ही है. लाइफ में अगर आप कुछ भी होता रहे, आपको बुखार हो जाता है या कुछ और हो जाता है, तो आप खाना तो वैसे ही खाते हो ना. यू स्टिल टेक केयर ऑफ योर बॉडी, राइट? सो यू हैव टू टेक एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन एज अ प्रैक्टिस फॉर एवरी डे, हैप्पी टाइम्स और बैड टाइम्स. बट when you feel that your mental health is going off, you have to seek professional help. You have to treat it like you're sick. Absolutely. Yes, and very beautifully put. Yes, thank you so much for putting it so beautifully. And any parting notes you have for people who try to fix everything with practices, daily practices? I feel सबसे पहली बात है कि ये कि आप अपनी बॉडी को सुने. आप अपने, अगर आपकी थॉट्स, अगर कुछ आपको हो रहा है, कि चाहे घबराहट है या डिप्रेशन है या इवन लो मूड है, अगर आपको, आप उसे रिकॉग्नाइज करें. कई बार हमें मेंटल हेल्थ को लेके इतने हमारे मिथ्स होते हैं कि हम वो सुनते ही नहीं है, हम सीधा उससे भागते हैं सॉल्यूशन की तरफ, कि जल्दबाजी में हम ये कुछ कर लें ताकि फिक्स हो जाए, चली जाए प्रॉब्लम. तो सबसे पहले जरूरी है कि आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या हो रहा है. और दूसरी बात, अपने आप से पूछना कि कब एक्सरसाइज हेल्प करती है, कब एक्सरसाइज नहीं करती.
और कैसे हम प्रिवेंटिव तरीके से फ्रॉम अ प्रिवेंटिव हेल्थ पर्सपेक्टिव वी कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और एक्सरसाइज भी, जैसे निधि आपने बात की, चाहे वो योगा हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, वो जितने लोग उतनी तरह की एक्सरसाइज है, और किसको क्या फिट होगा ये तो आपको ही पता है। हर किसी के लिए योगा नहीं है, हर किसी के लिए जिम नहीं है, वो आपको खुद रिकॉग्नाइज करना होगा। पर जब आप मेंटल हेल्थ कंसर्न से स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि काम आपको ही करना पड़ता है। एक्सरसाइज में भी काम आप खुद करते हैं, पर ये रिकॉग्नाइज करना कि कब काम, शायद किस तरह का काम करना जरूरी है, ये रिकॉग्नाइज करना। वो साइकाइट्रिस्ट काम कर सकता है, साइकोलॉजिस्ट कर सकता है, न्यूट्रिशनिस्ट कर सकता है, या आपकी एक्सरसाइज टीचर कर सकती है, या चारों साथ में कर सकते हैं। अपने आप को कमजोर मत समझिए अगर आपको साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। ये तो एक, जैसे आप बीमार होते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अगर आपका न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस है तो उसे एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और एट द सेम टाइम कई बार जब हम भी काम करते हैं, तब हम, जैसे निधि और मैं आप साथ में बात करें, कई बार जब आप कोलैबोरेट करते हैं, जब आप होलिस्टिक अप्रोच जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम माइंड बॉडी, जहां से हमने शुरू किया था, जब हम माइंड बॉडी इन सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तभी कहीं पे जाके वो प्रोग्रेस लॉन्ग टर्म होती है जो लास्ट कर पाती है। या वेरी राइटली सेड कि ये एक टीम एफर्ट है, और कई बार हम लोग बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं। आई बिलीव दैट vulnerability is beautiful and it's sometimes okay to take help and you deserve help, and लेनी चाहिए जब आपको लगता है कि हेल्प चाहिए। it's a privilege to have help, so yes, rather than looking down on it, I think हम लोग को हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम ऐसे privileged टाइम में हैं कि जहाँ पर हेल्प है। Absolutely, and it's a act of courage asking for help। जब आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं, वो एक करेजियस चीज है, वो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर दिखाता है, ना कि आपकी वीकनेस। इट टेक्स करेज टू गो एंड आस्क फॉर हेल्प, एंड आई होप ये वीडियो देखने के बाद एवरीवन गेट्स द करेज टू फिक्स द प्रॉब्लम एंड सीक हेल्प इफ दे नीड टू। यस, एंड टू डेवलप प्रैक्टिसेस दैट हेल्प देम डील विद द प्रॉब्लम्स बेटर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपने मेरी और निधि की बात सुनी। अगर आपको अच्छी लगी ये, आप निधि का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। निधि मोहन कमल नाम से आपका चैनल है ना? ठीक बोला निधि? आप निधि का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी और आप मेंटल हेल्थ के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेंटल हेल्थ विद सोनाली आप सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं हर बार जब हम वीडियो पोस्ट करें तो ये बेल आइकन को आप क्लिक करें। थैंक यू सो मच।